नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। अंग्रेजों के जमाने के कानून राजद्रोह पर बहस नई नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दोबारा परखी जाए या नहीं, तब केंद्र ने कहा है कि वो खुद इसको रिकंसिडर और री एग्जामिन करने को तैयार है। और ऐसा केंद्र ने तब कहा है जब थोड़े दिन पहले केंद्र इस पर अटल थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में आकर कहा कि इसे दोबारा देखने की जरूरत है और सरकार का हलफनामा कि सुप्रीम कोर्ट में बदला गया। सवाल पब्लिक का यह है कि आईपीसी के सेक्शन 124A की जरूरत भारत को है भी या नहीं। पब्लिक पूछ रही है कि क्या राजद्रोह पर जिसकी सरकार उसका कानून वाली मनमानी चल रही है या नहीं। हाल में राजद्रोह का सबसे चर्चित मामला महाराष्ट्र में दर्ज हुआ है। सांसद नवनीत राणा और उनके एमएलए पति रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। उसी के बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। उधर विपक्ष का आरोप है कि मोदी राज में बीजेपी सरकारें अपने विरोधियों पर राजद्रोह के मामले लगाने में देर नहीं लगाती है। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर यूपी सरकार ने राजद्रोह का केस लगाया था। एक्टिविस्ट दिशा रवि पर भी राजद्रोह का आरोप लगा था। राजद्रोह के कानून को री एग्जामिन और रिकंसिडर करने के केंद्र के हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें साफ तौर पर पूछी हैं। राजद्रोह का कानून जब तक री एग्जामिन और रिकंसिडर नहीं हो जाता, उसके तहत दर्ज मामलों का होगा क्या? साथ ही तब तक भविष्य में दर्ज होने वाले मामलों का क्या होना चाहिए? राजद्रोह के कानून को री एग्जामिन और रिकंसिडर करने के हलफनामे के 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने ही राजद्रोह कानून का बचाव किया था, लेकिन प्रधानमंत्री की बीच में आने के बाद और सुझाव देने के बाद केंद्र ने अपना पोजीशन बदला। तो आज सवाल पब्लिक का जो है वो यही है कि क्या भारत को अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह कानून की जरूरत है 2022 के दौर में भी? सवाल नंबर 2, क्या राजद्रोह कानून राजनीतिक दलों का टूल किट बन गया है? और सवाल नंबर 3, राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करे या केंद्र सरकार? क्या होना चाहिए? यही है आज पब्लिक के सवाल और आज इन सवालों पर एक उम्दा बहस की जरूरत है। और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट गौरव भाटिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सलमान खुर्शीद जी और गौरव भाटिया जी, इस डिबेट पर नियंत्रण रखने के लिए सिर्फ दोनों तरफ से हमें बहस जरूर सुननी है, तो मैं 60 सेकंड का हर दलील के लिए आपको समय दूंगी। मैं उम्मीद करती हूं अगर हम 60 सेकंड में एक एक दलील पेश करेंगे तो हमारे दर्शक इसे आसानी से और उत्सुकता से सुन भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे। मेरा पहला सवाल सलमान खुर्शीद आपसे है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस पूरे कानून के मिसयूज के लिए कौन दोषी ज्यादा है? क्या केंद्र या फिर हर वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? देखिए, ये एक सकारात्मक एक कदम उठाने की बात हुई है और इसका स्वागत होना चाहिए। अभी हमें मालूम नहीं कि सरकार अंततः क्या निर्णय लेगी, लेकिन कुछ संकेत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। अब इस पर पक्षपात करना और ये कहना कि आप ज़्यादा करते हैं, हम कम करते हैं, हमारे सरकारों ने कम किया, आपने ज़्यादा किया,
मैं नहीं मानता हूं कि इससे कोई अच्छी बात निकलने वाली है। बुनियादी बात है कि कोई भी हो, कोई भी सरकार में हो, कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, क्या राजद्रोह की आज जगह है? आज 124A की जगह आज हमारी व्यवस्था में है और होनी चाहिए? आज ये प्रश्न है। और मैं मानता हूं कि व्यापक रूप से लोगों ने इसको नकारा है और लोगों ने कहा है कि अब हम अंग्रेज़ों के नीचे नहीं हैं, अंग्रेज़ों की सरकार नहीं है, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है और अपनी चुनी हुई सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद बढ़ाए नहीं जा सकते। गौरव भाटिया जी, ये राजद्रोह का केस कहा जाता है, लेकिन ये राजद्रोह तो है ही नहीं, ये तो सरकार द्रोह है, क्योंकि आप देश के या राष्ट्र के खिलाफ ये बात नहीं है। अगर कोई भी कुछ किसी चुनी हुई सरकार के बारे में कहे तो उस पर ये कानून लगाया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, परसों तक आपकी सरकार मानती थी कि इस कानून की अभी भी जरूरत है, तो 2 दिन में ऐसा क्या बदला कि आपका अपना पोजीशन इस पर बदल गई है? नाविका जी, देखिए, मेरे वरिष्ठ साथी हैं और सलमान जी ने अपनी बात रखी। पहले विधिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे मैं कुछ कहूँगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। और ये जो बात एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं बयान देता हूँ, ये निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई नकार नहीं सकता जो 74 साल में, जिसमें 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उनमें जो हिम्मत नहीं थी कि इस पे विचार पुनः करें, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और देखिए, ये भी अजीबोगरीब बात है कि यही कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है कहती थी। और आज ये बात सिद्ध हो गई है कि नागरिक स्वतंत्रता की अगर सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से किसी ने बात उठाई है और बड़ा फैसला लिया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देखिए, एक और बात हमें करनी चाहिए। आपके 60 सेकंड खत्म हुए। मैं दोबारा सवाल पूछूंगी सलमान खुर्शीद साहब से। सलमान खुर्शीद साहब, जो मुद्दा उठाया गौरव भाटिया जी ने कि 74 साल ये कानून चला है, आज आप भी मानते हैं कि शायद इसकी जगह मॉडर्न इंडिया में नहीं है, नए भारत में, नव भारत में नहीं है, लेकिन 74 साल क्यों चला? और इसको अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने कई बार इसको दृढ़ बनाया है और स्ट्रॉन्ग बनाया है। चाहे आप देखें जिस तरह से 1901 में 1902 लाया गया, नेहरू जी के जमाने में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, या 1974 में जब इंदिरा गांधी जी ने खास इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, तो इस कानून को और भी कड़ा बनाने की कोशिश हुई। क्या आप समझते हैं कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, या आप समझते हैं कि एक तरह से ये एक टूल हमेशा से रहा है राजनीतिक दलों के और सरकारों के हाथों में? देखिए, जो भी रहा है आज पुनर्विचार कर रहे हैं। अच्छी बात है कि सरकार पुनर्विचार करने को तैयार है, और विपक्ष में हो और जो विपक्ष के बाहर भी जो साधारण व्यक्ति है, वो आज इस पे पुनर्विचार करना चाहता है, सहमत है, और इसका स्वागत होना चाहिए। हम हमेशा के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ को पकड़ के बैठे रहें, वो कोई अच्छी बात नहीं है। परिवर्तन आते हैं, नई सोच आती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। हम पुराने झगड़े में पड़े रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़कर कोई अच्छी बात करें, सकारात्मक कदम उठाएं। मैं समझता हूं आज हमको ऐसा करना है। गौरव भाटिया जी बहुत सकारात्मक बात कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब कानून मंत्री रह चुके हैं। आज बीजेपी इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस उनके साथ आकर खड़ा होती है तो क्या
क्या बीजेपी को इस बात की सराहना नहीं करनी चाहिए, या फिर जिस तरह से खुर्शीद साहब ने कहा पुरानी ऐतिहासिक चीजों में ही हम दबे रहें, फंसे रहें, क्योंकि इसका इस्तेमाल सरकारों ने किया है, आपकी सरकार ने भी किया है और कांग्रेस की सरकारों ने भी किया है। आज आगे देखने का समय है या पीछे? देखिए नाविका जी, देखा तो आगे ही आंखों से जाएगा, लेकिन आपने कहा, जो सलमान जी ने कहा है, उस बात का स्वागत होना चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी साथ आती। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत अलग है नाविका जी। इनके जो लीडर हैं ना, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, ये कुछ और कहते हैं, और जब विद्वान प्रवक्ता या पूर्व कानून मंत्री जो अधिवक्ता भी हैं, हमारे साथी हैं बार में, ये आते हैं तो ये अलग बात कहते हैं। और मैं केवल आपको दो तथ्य रख देता हूं और उजागर हो जाएगा कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। ये मेरे हाथ में इनका 2019 का मैनिफेस्टो है। इसमें ये कहते हैं राजद्रोह का कानून खत्म हो जाना चाहिए। नाविका जी, अभी 2 हफ्ते पहले आप भी जानती हैं, राणा दंपति पे क्या राजद्रोह महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं लगाया? क्या राजस्थान में एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, उन पे राजद्रोह नहीं लगा? तो मेरा ये पूछना भी है सलमान जी से, जिस कानून को आप कहते खत्म हो जाना चाहिए, उसी का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात देखिए, कपिल सिब्बल जी का एक ट्वीट है। ये चुनाव में गए, कपिल सिब्बल जी ने ट्वीट करके कहा देशद्रोह के कानून को खत्म किया जाए, ये औपनिवेशक है। और उसके बाद अंत करते हैं कह के, इन लोगों को 2019 में दंडित करिए। जनता ने इनको दंडित किया, और वो क्यों किया? अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने का काम कोई करता है तो वो कांग्रेसी पंजा करता है। सलमान जी गवाह है इस बात के, केदारनाथ केस लीडिंग केस है। जब भी राजद्रोह की बात आती है, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तब संविधान का पहला संशोधन 1951 में है, आर्टिकल 19(1)(a), जो अभिव्यक्ति की आजादी का हक देता है, उसको संशोधित करके किसने कमी लाई? जवाहरलाल नेहरू ने। सेक्शन 66(a) ऑफ द आईटी एक्ट किसने संशोधन किया? कांग्रेस की सरकार थी, जिसको असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने किया। ये 3 उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है, लीडर और प्रवक्ता की वाणी में इतना फर्क क्यों है? जनता से ये पूरी तरह से कट गए हैं। और ऐतिहासिक भूले सवाल ये है, अगर 1951 की बात और 1974 की बात छोड़ भी दें सलमान खुर्शीद साहब, तो ये जो दो बिंदु उजागर किए हैं गौरव भाटिया जी ने, एक केस है नवनीत राणा और उनके पति का, और दूसरा केस है एक पत्रकार का जो राजस्थान गवर्नमेंट यहां पर कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं, ये तो पिछले हफ्ते के केसेस हैं, इस हफ्ते भी चल रहे हैं, इन पर कांग्रेस का क्या सोचना है? और मैं कांग्रेस पूरी तरह से पूछना चाहती हूं, ऑन बोर्ड है क्या? आप जो कह रहे हैं यही कांग्रेस पार्टी की भी सोच है खुर्शीद साहब? अब शायद गौरव भाटिया इसको ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो हमारी सोच ज़्यादा समझते हैं। मेरी बात जो है वो समझते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, आप पिछले हफ्ते की बात कर रही हैं, मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसकी बात कर दूं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने बार बार कहा कि जब आप पुनर्विचार करने जा रहे हैं तो अभी जो कार्रवाई चल रही है उस पर आपकी क्या राय है, उस पर आप क्या करेंगे? और उस पर जवाब देने के लिए इनका पक्ष जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। अंततः कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप पूछ कर आइए, आप इंस्ट्रक्शंस लीजिए कि इस पर आप क्या करेंगे, और अगर आप करने में तैयार नहीं हैं तो हम इस पे ऑर्डर्स पास करेंगे। गलत मत कहिए। देखिए, हम लोग एक राजनीतिक मंच पर झगड़ा नहीं करने आए हैं, हम एक सकारात्मक कार्य हो जाए इस देश में उस पर करने आए हैं। लेकिन आप अगर पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं तो आप करते रहिए, मैं अपनी बात रोक दूंगा। गौरव भाटिया जी, अगर आप कई ऐसे लॉज बदल सकते हैं जिन्हें आपने
सुपरसीड कर दिया है बाय एन ऑर्डिनेंस, तो फिर इस लॉ को ऑर्डिनेंस के थ्रू आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों इस पर बहस चल रही है? अगर इरादे नेक हैं तो जल्दी से जल्दी ऑर्डिनेंस रूट में क्या ये लॉ जो है ये तब्दील हो सकता है? देखिए, सलमान जी के साथ कोई भी चर्चा में हो तो उसका स्तर वैसे ही बेहतर हो जाता है। एंड सलमान जी, जैसे आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, वैसे मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूं सर्वोच्च न्यायालय का। मैं गलत तथ्य कभी नहीं रखूंगा। मैं एक टिप्पणी, अभी ऑर्डर तो अपलोड नहीं हुआ है सलमान जी, लेकिन एक टिप्पणी जरूर बता दूं सर्वोच्च न्यायालय ने जो करी। जब केंद्र की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पे पुनर्विचार हो रहा है, तो ये ऑनरेबल सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी है कि उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि हम केंद्र सरकार को समय ना दे इसको पुनर्विचार करने के लिए। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, मैं इतना ही कहूंगा। यहां कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। दूसरी बात, नाविका जी, आपने ऑर्डिनेंस की बात करी। मैं आपको बताता हूं, ये बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर देखिए। ऑर्डिनेंस आएगा ना, तो जो सरकार है, कैबिनेट है, वो ऑर्डिनेंस लाएगी अनुच्छेद 213 में, संविधान के 123 में। तो मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर चर्चा चाहते हैं ये लोग, तो वो तो पार्लियामेंट में ही होगी। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा चर्चा में विश्वास किया है। तो ऑर्डिनेंस रूट जब लेते हैं तो सारे के सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, उनका कहना, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो विचार हैं, वो प्रकट नहीं हो पाएंगे ऑर्डिनेंस में। इसलिए मैं समझता हूं न्याय संगत भी यही होगा कि हम इसको संसद में लाए और सरकार इस पे एक निर्णय लेगी जो देश हित में होगा। और अंत कर रहा हूं, इनकी ऐतिहासिक भूलें, 1500 पुराने कानूनों को हटाना हो, अनुच्छेद 370 का संशोधन करना हो, ये सारी ऐतिहासिक भूलें जो कांग्रेस पार्टी ने करी है, उसका ऐतिहासिक सुधार श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी, ये कानून पूरी तरह से हटना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर पूरी तरह से सहमत है? देखिए, मैं मानता हूं इसमें बड़ी लंबी चर्चा मेरी नहीं हुई है अपने साथियों से, लेकिन मैं मानता हूं इससे हटना चाहिए। और आप जानते हैं कि इसमें अगुवाई कपिल सिब्बल साहब कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोर्ट में, और वो भी हमारे एक सम्मानित साथी हैं, हमारे एक सीनियर लीडर हैं, और वो ये कर रहे हैं। मैं भी वहाँ हूँ, एक और मैटर में मैं भी वहाँ हूँ। तो क्या ये संकेत नहीं है कि हम लोग क्या चाहते हैं? लेकिन एक बात इतनी और कह दूँ कि जो इतने बढ़ चढ़ के हमारे दोस्त इतने बढ़ चढ़ के अपनी बात कह रहे हैं, तो ये कह दें कि अगर ये हमारी हर भूल को दूर करना चाहते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल 19 को क्यों नहीं ठीक कर देते हैं? उस पर भी बोलें। ये भी तो चुनकर कोई बातें छुपा लेते हैं, कुछ बातों पे चुप हो जाते हैं, कुछ बातों को भूल बना के उसका बखान करते हैं। तो ज़रा खुलकर साफ गोई से और स्पष्ट होकर अपनी बात कहें। हम कितनी फ्रीडम चाहते हैं। ये हमारी पार्टी में, इनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो ज़्यादा फ्रीडम के पक्ष में हैं, कुछ लोग कम फ्रीडम के पक्ष में हैं। ये सब पार्टियों में है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी पार्टी में यही चाहता हूं कि मेरी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम हर विषय पर हमारे देश में लोगों को, आम जनता को दे पाए। अगर ये भी ऐसा चाहते हैं और कहते हैं तो ये भी ऐसा कह दें। लेकिन ना मैं अपने नेता की तारीफ कर रहा हूं, ना ये अपने नेता की तारीफ करें। जो मुख्य बात है, जो मुद्दा है, उस पे अपनी बात स्पष्ट करें। दो मत हो सकते हैं किसी भी पार्टी में कि कितनी फ्रीडम दी जाए, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं क्योंकि सवाल पब्लिक का शो है और पब्लिक सवाल पूछना चाहती है। शेखर शर्मा जयपुर से और विवेक कुमार रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं इनके सवाल और फिर लेंगे जवाब आज हमारे दो दिग्गज हस्तियां जो हमारे चैनल पर है। मेरा नाम शेखर शर्मा है और मेरा ये सवाल है कि राजद्रोह कानून ज़रूरी भी है और इसका मिसयूज़ भी होता है। क्यों ना राजद्रोह लगाने से पहले हाई कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी हो? मेरा एक सवाल है, इस लोकतांत्रिक भारत में
राजद्रोह की जरूरत क्या है? कोई चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि शायद जरूरत भी है और शायद इसमें मिसयूज का स्कोप भी है। आपको लगता है संशोधन होना चाहिए या पूरी तरह से हटना चाहिए? आप क्या समझते हैं खुर्शीद साहब? मेरा ये मानना है कि इसको पूरी तरह से हटना चाहिए और बहुत सारे प्रावधान हैं कानून में जो देश की सुरक्षा और जो व्यवस्थाएं हैं देश की, वो सुरक्षित रहें, इस पर प्रभाव डाल सकते हैं। और ऐसा है कि 121 में वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट द स्टेट, वो पहले से मिला हुआ है। तो संशोधन करें तो वहाँ कर लें जहाँ पर और प्रावधान है। इसको मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी प्रस्ताव आएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में हम विश्वास रखें। आम जनता में हर व्यक्ति एक मत का नहीं हो सकता। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हमें सबकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए और तभी एक अच्छा से अच्छा कानून बन पाएगा। गौरव भाटिया जी, जाने से पहले बस आपसे पूछूंगी, क्या आप भी सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने सुझाव दे तो अच्छी बात है, लोगों से बात हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई प्रावधान हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके थ्रू राजद्रोह वाली जो इशू है वो एड्रेस हो सकती है? 124A इस फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में सिर्फ वही लागू हो ये जरूरी नहीं है। आपका क्या विचार है? देखिए नाविका जी, मैं समझता हूँ जो अधिकार क्षेत्र हमारे चुने हुए सांसदों का है, एक चुनी हुई सरकार का है, उस पर प्रवक्ता होने के नाते मैं टिप्पणी करूँ ये उचित नहीं होगा। लेकिन जितनी संवैधानिक समझ मुझे है, और सलमान जी सहमत होंगे इस बात से, हमारा संविधान खुद समन्वय चाहता है, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार और दूसरा जो लोक व्यवस्था है, जो पब्लिक ऑर्डर है, जो हमारी कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। और चाहे वो राजद्रोह का कानून हो, चाहे वो 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, यूएपीए हो, इन सब में ये समन्वय बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मूल अधिकारों से बढ़ के कुछ नहीं है। जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो हलफनामा लगाया है, इससे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत अहम मानते हैं और वही कदम उठाया जाएगा जो देश हित में होगा। बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं इसके लिए सलमान खुर्शीद साहब और गौरव भाटिया को तहे दिल से शुक्रिया कहूंगी, धन्यवाद कहूंगी। हम सब वी द पीपल ऑफ इंडिया चाहते हैं कि ये कानून हटे, क्योंकि ओप्रेसिव कानून की इस नव भारत में कम से कम कोई जगह नहीं है। संशोधन होगा, बदलाव आएगा, किस तरह का आएगा, इन चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मैं खुर्शीद साहब आपको धन्यवाद कहूंगी, लेकिन गौरव भाटिया हमारे साथ बने रहेंगे अगली डिबेट में। और अब आज की दूसरी बड़ी डिबेट की ओर चलते हैं। ज्ञानवापी के तहखाने का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? पूरा देश इस एक सवाल में आज उलझा हुआ है। भले ज्ञानवापी के मामले पर आर पार की लड़ाई छिड़ रही हो, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के पास इस विवाद से जुड़ी कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दावा है कि ये तस्वीरें ज्ञानवापी के अंदर मौजूद तहखाने की हैं, उसी तहखाने की जिसमें वीडियोग्राफी पर तकरार हो रही है। 1990 के दशक में वरिष्ठ पत्रकार रामप्रसाद सिंह ने ये तस्वीरें खींची थी। इन तस्वीरों के आधार पर उनका दावा है कि तहखाने में हिंदू देवी देवताओं का निशान है। इनफैक्ट मस्जिद की दीवारों पर भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मौजूद हैं, तब से लेकर आज तक। वो दावा करते हैं कि नंदी की तस्वीर से भी साफ है कि वहां पर पहले शिव मंदिर मौजूद था। उधर वाराणसी के व्यास परिवार ने दावा किया है कि ज्ञानवापी के तहखाने पर मालिकाना हक उनका है।
व्यास परिवार के पास दस्तावेज हैं जिनके आधार पर उनका कहना है कि तहखाना उनकी संपत्ति है। सुनिए पत्रकार राम प्रसाद सिंह और व्यास परिवार के सदस्य शैलेंद्र पाठक क्या कह रहे हैं। इस तहखाने में क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा समझाइए कि इसमें क्या देखिए, ये अब जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर टूटा हुआ है। इन पत्थरों में जो टूटे हुए अवशेष हैं, हम बहुत स्पष्ट इस पे नहीं हो रहा, लेकिन देखने पर साफ वो कलाकृतियां, सूर्य की, कमल की पंखुड़ियां जो है बहुत आधी अधूरी टूटी फूटी जो है वो सब दिखती है। और अगर इनको उठाया जाए, थोड़ा साइड किया जाए, तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी निकलेंगे। ये पूरा वो है, और यही कारण है कि ये तहखाने में घुसने नहीं देना चाहिए। इन्होंने पश्चिम साइड से ध्वस्त किया, पश्चिम साइड से ध्वस्त करने के बाद फिर ये मलबे से पट गया और श्रृंगार गौरी का भी दर्शन पूजन बंद हो गया था। अब मलबे से जब पट गया तो मलबे के बाद ये जो हमारा कंप्लीट भग्नावशेष दिख रहा है मंदिर का, इसको, इस दरवाजे को इन्होंने पत्थर लगा करके बंद कर दिया। इस दरवाजे को खोला जाए तो हम अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, और ठीक गर्भगृह के ऊपर इनका सबसे बड़ा गुम्बद इन्होंने बना दिया है। इसमें लिखा गया है कि दक्षिण की तरफ तहखाने में हमारा कब्जा है, और ये मैं अपना कब्जा अपने नातियों को, सोमनाथ व्यास वगैरह 4 नाती हैं, उनको देता हूँ इस वसीयत के माध्यम से। और फिर सोमनाथ व्यास सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई है। उनके बाद जो है उन्होंने हमको, शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास को, उन्होंने अपने वसीयत के द्वारा लिखा। उनकी ये वसीयत है, ये उनकी विल के माध्यम से हमारा नाम आया उसमें। उसके बाद जो मूल मुकदमा था सन 91 वाला, उसमें इसमें हमारा नाम चढ़ा। और जो उसमें जो है कि ये हमारा पूरा व्यास परिवार का सन 1551 से पूरा वंशावली चल रही है, जो वसीयत के माध्यम से एक दूसरे को दान दिए जा रही है, एक दूसरे को। उधर आज ज्ञानवापी केस में एडवोकेट कमिश्नर को अपनी सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपनी थी, लेकिन पूरे देश ने देखा कि एडवोकेट कमिश्नर जब 6 और 7 मई को वहां ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे तो कैसा हंगामा हुआ था। आज जज साहब ने कहा कि अगर कोर्ट की कार्रवाई में कोई अड़चन आती है तो वे खुद वहां जाएंगे। जज को ये बात कहनी पड़े, ज्ञानवापी मामले में ऐसी नौबत क्यों आ रही है, और यही सवाल पब्लिक का आज उठ रहा है। सबूत, गवाह सब सामने, ज्ञानवापी पर आगे क्या होगा। सवाल नंबर 2, जज साहब खुद जाएंगे ज्ञानवापी तहखाना देखने, क्या आज देश में ये नौबत आ गई है। और सवाल नंबर 3, ज्ञानवापी पर भाईचारे से फैसला या कोर्ट जो कहेगा और जो करेगा वही अंतिम फैसला होगा। यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज इस डिबेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया जी, हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु जैन, एडवोकेट हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया इल्म ओ हुनर फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना अलीमुद्दीन असादी हमारे साथ यहाँ नोएडा के स्टूडियो में हैं। अलीमुद्दीन असादी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, क्या अब इस देश में ये दौर हमें देखना पड़ेगा कि कोर्ट के जज स्वयं उठकर अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहां पहुंचेंगे? क्या कोर्ट का कहा माना जाना चाहिए या नहीं? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, ये तथ्य आपके सामने हैं, ये तथ्य कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट के कहने पर भी उनको अगर अंदर ना जाने दिया जाए तो क्या इस देश में इस तरह का भीड़ तंत्र चलेगा कि भीड़ जो कहेगी वही सबको करना पड़ेगा, और भीड़ तंत्र अगर फैसला करने लगे तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान? 60 सेकंड में जवाब देखिए। सबसे पहले कानून पर हमारा विश्वास है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया सारे मुसलमानों ने माना। वो अलग बात है, कुछ नाराज़गी है और वो रहेगी क्योंकि वो मस्जिद थी। दूसरी बात, ज्ञानवापी मस्जिद का जिस तरह आपने विस्तार से चर्चा की, उस पर बताया जज को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो फैसला मैंने अभी पढ़ा नहीं है ना देखा है, लेकिन जो मेरे तर्क बताते हैं, आज जज साहब ने जो कहा था, आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से कमिश्नर साहब को बदलने की बात कही गई थी, उस पर कल चर्चा होगी। 1-2 दिन की बात है, फिर हम देखेंगे। लेकिन मुसलमान हमेशा से
कोर्ट के फैसले का आदर सम्मान करता है और वो करता रहेगा। हिंदुस्तान का आइन का कानून का मुसलमान सम्मान करता है, वो करता रहेगा। रही बात ज्ञानवापी मस्जिद की, जो कंडीशन अभी हमारे एक पत्रकार ने दिखाई, वो हो सकता है उनका निजी अपना फैसला हो और निजी कारण से उन्होंने फोटोग्राफी की हो, लेकिन जब डीएम साहब के पास तहखाने की चाबी है तो ये इल्ज़ाम लगाना गलत है कि मुसलमान घुसने नहीं दे रहे। आप जानिए और इसकी तहकीकात कीजिए। जब चाबी जज डीएम साहब के पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, तो उसका मुसलमानों से लेना तो गौरव भाटिया जी इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि असादी साहब का कहना है कि डीएम के पास चाबी है, जब चाहे खोले चले जाएं। अब खोलकर डीएम साहब जा सकते हैं तो क्या कोर्ट के अपॉइंटेड कमिश्नर नहीं जा सकते? सवाल ये उठता है, कौन बना रहा है इस मुद्दे को इस तरह का कि भीड़ तंत्र फैसला लेती हुई नजर आ रही? देखिए, मौलाना साहब अपनी बात कह चुके हैं और लगता है तथ्यों का ज्ञान थोड़ा कम है। थोड़ा सा संविधान न्यायालय का फैसला अगर पढ़ा होता तो इस तरह के बयान नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ही सदस्य ने, नाविका जी आपको मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम घुसने नहीं देंगे और अगर कोई घुसेगा तो हम दिखा देंगे अपनी ताकत। और जब सर्वे के लिए टीम गई जो न्यायालय के आदेश का पालन कर रही थी, तो वहां पे केवल एक व्यक्ति की अनुमति है नाविका जी आदेश के अनुसार, लेकिन वहां नमाज पढ़ने के बाद बाकी जो मुसलमान है वो बाहर ही नहीं निकले। मतलब नमाज का टाइम था गौरव जी, नमाज का टाइम था, असर का नमाज हो रही थी है। कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ तंत्र अंदर मौजूद था, वो नमाज का वक्त था। जब कमिश्नर साहब गए वो नमाज हो रही थी। शांत कराइए, मैं आपको एक थोड़ा एक सा करके ज्ञान बोलिए। देता हूं। समय गौरव जी का था, आप उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोले। जी गौरव जी। देखिए, मैं इनको ज्ञान दे देता हूं। ये झूठ भी बड़े सलीके से बोलते हैं। नमाज का समय था 1 बजे, सर्वे होना था 3 बजे, मस्जिद को खाली करना था लेकिन नहीं किया गया। मौलाना साहब आप पता कर लीजिएगा। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पे है नाविका जी कि ये जो इंतजामिया कमेटी है, ये इंतजामिया कम है, ये पत्थरबाज दंगाइयों की कमेटी ज्यादा लगती है। क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर न्यायालय कहेगा कि गला काट दो तो क्या हम गला काट देंगे? आप बताइए नाविका जी, ये हमारे देश में कौन सा न्यायालय कहता है कि गला काट दो? तालिबान तो कह सकता है, तुर्की में तो हो सकता है, भारत में तो न्यायालय केवल और केवल जो अभिव्यक्ति की आजादी हो या जो मूल अधिकार हो उनको बचाता है। मुफ्ती जियाई साहब जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी ने ये सवाल उठाया है। आप कहते हैं और यहाँ मौलाना साहब कहते हैं कि उस वक्त नमाज का वक्त था। गौरव भाटिया जी ने सीधी तकरीर दी है आपको कि वो 1 बजे नमाज होती है, 3 बजे नहीं होती। और कोर्ट ने जब 6 तारीख मुकर्रर की है, 3 बजे का समय हुआ है, तो अंदर जाने क्यों नहीं दिया? नंबर 1। और नंबर 2, जिस तरह के वहां पर दिए जा रहे थे थ्रेट्स और जिस तरह की वहां पर कहा जा रहा था कि गला काट दिया जाएगा, अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या अगर कोर्ट कहेगी कि हमारा गला काट दो तो हम कटवाने के लिए लोगों को बुलवा लेंगे? ये किस तरह की तकरीर है? इस देश में कोर्ट का पालन इस तरह हुआ करेगा? नाविका जी, बहुत ही अफसोसनाक बात हमारे गौरव भाटिया जी ने कही है और इस सबको ज्ञान बहुत देते हैं, तो जरा आज वो भी एक ज्ञान ले लें। आज पूरे देश के सामने नाविका जी के इस चैनल पर और इनकी हिमायत में जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान को वो पेपर दिखाइए जिसमें ये कहा गया हो, जिस ऑर्डर के अंदर में, कि आप मस्जिद के अंदर जाकर के सर्वे करें। मस्जिद के अंदर जाकर के सर्वे करने का कोई भी अभी तक प्राविधान नहीं है और न ही इस किस्म का कोई ऑर्डर आया है। मस्जिद के अंदर बात जहां तक है गौरी शंकर मंदिर का मसला है, तो उसके अंदर में जाकर के उसकी फोटोग्राफी करने की इजाजत है, वहां पर जाने में किसी को दिक्कत नहीं और परेशानी भी नहीं है। क्या आपको लगता है गौरव जी के यूपी में, उत्तर प्रदेश में बाबा जी की इतनी मजबूत सरकार है, उनकी पुलिस प्रशासन पर यकीन रखने वाले सारे लोग मौजूद हैं, क्या उनकी मौजूदगी में किसी की ताकत इतनी हो जाएगी कि वो प्रशासन को रोक देवे? किसी की ताकत इतनी हो जाएगी कि उसको किसी बंदे को वहां पर रोक देवे? कोई किसी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर बाबा जी की सरकार है और मजबूती के साथ वो काम और न्याय के तरीके से काम करवा रहे हैं। उनके पास ऑर्डर ही नहीं है मस्जिद के अंदर की फोटोग्राफी करने का, लेकिन लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं, हर हर महादेव का
नारा लगा करके, जो कि मुनासिब सूरत हाल नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो यकीनन है कि मस्जिद के अंदर लफ्ज मस्जिद कहीं पर लिखा होगा तो यकीनन गौरव भाई साहब पूरे देश को दिखाएंगे। विष्णु जैन जी ये तो कह रहे हैं, इन्होंने तो चैलेंज कर दिया कि आपके पास ऑर्डर ही नहीं है, कोई कमिश्नर को अंदर भेजने का ऑर्डर ही नहीं है, तो आप जरा दिखा दें ऑर्डर है कि नहीं विष्णु जैन जी। नाविका जी देखिए, ये ऑर्डर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये हमारे सिविल सूट नंबर 693 ऑफ 2021 में पास हुआ है 26/4/2022 को। प्लीज जरा इसको सुन लीजिए, लास्ट 4 लाइनें पढ़ के सुना रहा हूँ। 1 मिनट जी। कमीशन के स्थल के बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किन किन चीजों का कमीशन होगा। जहां तक प्रतिवादीगण का यह प्रश्न है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान व सुरक्षा कर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दौरान बहस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म के व्यक्ति का प्रवेश कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे भाई साहब ने कह दिया कि गौरव भाटिया का ज्ञान कम है। मुझे नहीं पता उनको किसका ज्ञान बढ़ाना है, कम करना है, पर मैं तो मौलाना साहब ये बात कहना चाहता हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है और ये कोर्ट के ऑर्डर की वर्डिंग मैंने एग्जैक्ट कोर्ट करके आपको बताई है। अब आप अगर इसको ना माने तो मैं तो परेशान हो सकता हूँ नाविका जी, कि मतलब आदमी आंख में पट्टी बांध ले और पता है किस तरह के ऑब्जेक्शंस किए गए कमीशन में कि आप मिट्टी क्यों हटा रहे हैं। अगर एक फोटोग्राफर वहां पे वीडियोग्राफी कर रहा है तो आप कहते हैं कि ये भी कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। तो आप कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा। गौरव भाटिया जी, आपके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर है, आप इन्हें पढ़ के बता दीजिए। मुफ्ती साहब को लगता है कोर्ट ने ऑर्डर ही नहीं दिया कि कोई कमिश्नर अंदर जाना चाहिए। नाविका जी मेरे अल्फाज की दुरुस्तगी देख लें कि मस्जिद के अंदर की फोटोग्राफी की इजाजत हमारे साथी हैं, बहुत प्यार से एक बात कहूंगा, बड़े सलीके से। बार बार आपने कहा ना बाबा जी की सरकार है, बिल्कुल बाबा जी की सरकार है और आपको भाई मानते हैं, इसीलिए कानून का पालन करते हुए एहतियात बरत रहे हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर एक और सूट में है, इसमें कई सूट है नाविका जी। और देखिए अब ये मुफ्ती जी आपके लिए है, मैं कभी भी कोई बात कहता हूँ जिम्मेदारी से कहता हूँ, गलत नहीं कहता हूँ। 2 लाइनें पढ़ देता हूँ क्या निर्देश दिया। पहला, डायरेक्टेड टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्कियोलॉजिकल फिजिकल सर्वे बी डन एट द एंटायर सेटलमेंट प्लॉट नंबर, मतलब पूरी तरह से। दूसरा, फॉर दैट पर्पज द कमिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू एवरी पोर्शन of the religious structure standing at present at the disputed site। मतलब किसी भी जगह पे जा सकती है। ये जो कमिटी बनाई है सर्वे करने के लिए, ये दोनों क्या दिखाते हैं, आपके चैनल पे बैठ के बिना ऑर्डर हाथ में लिए ये लोग आते हैं और झूठ बोलते हैं। अब मैं चुनौती देता हूं, आप वो आदेश पढ़िए मुफ्ती साहब जिसके आधार पे आप गलत बयानी कर रहे थे और कहां रोक लगी है इस सर्वे टीम को, पढ़िए। मैं चुनौती देता हूं। जियाई साहब कहां पर है वो ऑर्डर? आपको ऑर्डर और पूरा कोर्ट का आपको ऑर्डर दिखा दिया। यहाँ पर एक केस में गौरव भाटिया ने और दूसरे केस में विष्णु जैन साहब ने। आप बताइए आप किन तथ्यों पे बात कर रहे हैं? बहुत ही जिम्मेदारी के साथ दोनों को पूरे देश की सुना नाविका जी, और आपका चैनल पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग। कहीं पर भी इन भाई साहब ने ये नहीं बताया कि मस्जिद के अंदर जाने के लिए एहतियात करने का हुक्म कहां पर दिया गया है। एक बहुत ही खास बात, उस गौरी शंकर मंदिर के अंदर में, जिस मंदिर में, महाराज बोलने दीजिए, बताइए, जिस मंदिर की डिस्प्यूट का मसला है, तो फिर क्या कर सकते हैं? अरे सुन लीजिए ना महाराज, मुझे बोलने तो दीजिए आप। जिस जगह का डिस्प्यूट है, जिस जगह को 1 महीने में एक बार खोलने के लिए या साल में एक बार खोलने की अनुमति आपने मांगी थी, उस अनुमति के आधार पर उस जगह की बात की गई है, उसके अंदर में जिसका आप तथ्य दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, और जिस तरीके से गुमराह करने की बात हो रही है, मैसेज आप डिवाइड कर रहे हैं। कोई कमिश्नर को अंदर जाने नहीं दे रहा, कोई कह रहा है ऐसा ऑर्डर ही नहीं है। गौरव भाटिया जी, अब इसको आप क्या कहेंगे? अब मैं कानून से हट के एक बात कहूंगा, भैंस के आगे बीन बजाओगे तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप आदेश पढ़िए, आदेश में बता दीजिए ना गौरव जी, आदेश को क्यों अनपढ़ों की तरह पढ़ रहे हैं? आप एक विद्वान वकील है, एडवोकेट है, आपने वो तर्क नहीं दिया जो पूछा जा रहा है आपसे। क्या वो ऑर्डर है आपके पास? ऑर्डर पढ़कर तो बताया, ऑर्डर पढ़कर बताया नहीं है, आम भाषा में बताया, हिंदी में बताया, आप कहें तो उर्दू में बता देते हैं। बाहर की जो जाल के पीछे दीवार है उसके सर्वे पे के अंदर लिखा हुआ है
तहखाने की चलिए, चाबी नाविका डीएम जी, साहब के डिस्प्यूट पास की बात की गई है, तो नाविका हम जी, पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? महीने में नहीं, आरोप क्यों लगा रहे हैं? वकील साहब नहीं, परसों भी आपके साथ नहीं, डिबेट में थे, कल भी था। अब आप बताइए इनसे ना, बात नहीं है, मैं चलिए प्रश्न दोबारा आपके पढ़कर चैनल पे सुना उठा रहा दीजिए। हूं। गौरव प्लीज। भाटिया जी, आप दोबारा पढ़कर सुना दीजिए। आप विस्तार से बताइए। बताइए, विस्तार से सुनिए। दोबारा पढ़ देता हूं। अच्छा, अंग्रेजी में है मौलाना साहब, अंग्रेजी समझ लेते हैं मौलाना साहब? नहीं, हिंदी में पढ़िए ना, क्या 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 है, समझ लेते हैं भारतीय या जबान में पढ़िए ना। translation कर दूं? क्यों आपको दर्द हो रहा है? भारतीय नहीं, मेरे पास अंग्रेजी का order है, तो मैं ट्रांसलेशन कर कैसे हिंदी में पढ़ दूं? दीजिए। वकील साहब हैं आप। नहीं नहीं, फिर सीनियर आप वकील कहेंगे, हैं। तो मैं आप आपको कहेंगे कि सारांश ट्रांसलेशन बताता हूं। गलत करते सारांश हैं। इतनी समझ आपके रखते हैं। आरोपों मैं सारांश- आपके हम समझ आरोपों रखते की हैं। जो गलत हो टोकरी गया। है, जो गौरव यहाँ साहब, रखी हुई है, गौरव साहब, आपने यहाँ जो आप पढ़ आरोपों की दीजिए, अंग्रेजी टोकरी में पढ़ रखी है, दीजिए। जिसमें आप मेरी कह रहे कौम हैं के कि लोग कोर्ट पढ़े का लिखे ऐसा हैं, ऑर्डर ही वो नहीं है। समझ सकते हैं। नहीं। आप पढ़िए उसको। चलिए गौरव भाटिया जी पढ़कर सुना दीजिए, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगी। चलिए, ठीक है नाविका जी, ये डायरेक्शन नंबर 6 है, छठा जो निर्देश है। ये कहता है फॉर दैट पर्पस द कमिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू एवरी पोर्शन ऑफ द रिलीजियस स्ट्रक्चर स्टैंडिंग एट प्रेजेंट एट द डिस्प्यूटेड साइट। मतलब किसी भी स्थान में जो विवादित स्थल है वहां पे ये जो टीम है निरीक्षण कर सकती है। इससे बेहतर ट्रांसलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा मौलाना साहब। नहीं, और अच्छा मैं कही एक है और आपने। बात कह दूं अब नाविका सच्चाई जी। से काम लिया आपने। आज मुझे पूछना हम है, मानते हैं। वो चुनाव- अब आपने सच्चाई मौलाना से साहब, लिया, आपसे नहीं, जिस पर एक मिनट डिस्प्यूट शांत। है उसी पर ही तो शांत। होगा ना। शांत मौलाना साहब, शांत हो जाइए। नहीं, हम तो शांत हैं, हम शांत तो हो सुनना है जाइए। आपकी। अब तो एक शांत बात है। नाविका जी और आप उठा- कहिए। नहीं नहीं, पर मौलाना इसमें साहब, ऐसे अगर मत आपको करिए। समझ आ गया कि मौलाना कोर्ट साहब, का ऐसे। ऑर्डर क्या था, तो ये आपने एक नया शगुफा कहां से छोड़ दिया कि कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है। पहले तो फिर अगर कोर्ट का ऑर्डर सुनिए। नहीं, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो विष्णु जैन जी मुझे ये बता नहीं, विष्णु दीजिए। जैन जी इसके अंदर पार्टी है। नहीं, एक मिनट, वो गए थे विष्णु सर्वे जैन में। जी, मुझे ये, मैं तो उन पार्टी की बात ही नहीं कह रही। अगर कोर्ट ने इस तरह की कोई ऑर्डर पास ही नहीं किया तो मैनेजमेंट कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद ने ऐसा वक्तव्य दिया ही क्यों कि हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि कोर्ट ने तो अंदर जाने को कहा ही नहीं। तो वो क्यों कह रहे हैं कि अगर कोर्ट कहेगी कि गला कटवा दो तो हम क्या गला कटवा देंगे? ये तर्क कहां से आया? नहीं नहीं, ये तर्क कहां से आया? चाबी जो है डीएम साहब के पास है, और जो तर्क दिया गया बेसमेंट की बात आज हुई है, इससे पहले सर्वे की बात हुई थी। आप सर्वे तो होने दीजिए। हमें कोई इतराज नहीं है, सर्वे हो, किसने इतराज किया है? पूरी मुस्लिम कौम ने इतराज किया। तो चलिए तस्वीरें दिखाइए 6 मई की, जहां सर्वे होने जा रहा था और तब उस मस्जिद में क्या चल रहा था। जब तक ये तस्वीरें आती है, विष्णु जैन जी आप इन्हें समझे। ये है तस्वीरें जहां ये 7 तारीख को भी, 6 और 7 तारीख को जब कमिश्नर वहां जाना चाह रहे थे तो ये इस तरह से लोग उन्हें अंदर जाने के से मना कर रहे थे। ये देखिए कमिश्नर को किस तरह से धक्का मारा जा रहा है। विष्णु जैन जी, ये आज तथ्य ही बदल गए, आज आर्ग्यूमेंट बदल गया, आज इतिहास बदल गया, आज भूगोल बदल गया। नहीं ऐसा नहीं है। एक मिनट, अब विष्णु जैन बोलेंगे। नाविका जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यार दोनों लोगों से बहुत सम्मान से। अगर ये ऑर्डर इस मस्जिद के लिए नहीं था तो क्यों हाईकोर्ट गए थे और किस ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गए थे? नाविका जी, फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ। 3 ऑर्डर इन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किए। 18/8/2021 का ऑर्डर, 8/4/2022 का ऑर्डर, 5/4/2022 का ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डर इसी मस्जिद के लिए दिए जिसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया हाईकोर्ट गई। और वहां पे मुफ्ती साहब जवाब दीजिए, अगर कोई ऑर्डर था ही नहीं तो आप हाईकोर्ट गए क्यों? देखिए नविका जी, बहुत ही सलेस जुमलों में कहना चाहूंगा ताकि हमारे जैन साहब भी समझ लें और भाटिया जी भी जान लें इस बात को कि डिस्प्यूट वाली वो बैरिकेड का हिस्सा जहां पर के मंदिर है जिससे किसी को एतराज भी नहीं है, और वहां पर डिस्प्यूट असल में ये हुआ था कि वो महीने में खुला जाए, साल में खुला जाए या रोज खोला जाए। डिस्प्यूट वहां पर ये है, तो उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए जाया जा रहा था, ना कि मस्जिद वहां पर डिस्प्यूट की जगह है। मस्जिद तो डिस्प्यूट है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद पूरे हिंदुस्तान के लिए है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं ज्ञान का वही मस्जिद है। उस मस्जिद का डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि वहां पर एंट्री का डिस्प्यूट है, जिस एंट्री के अंदर में लोग जाकर के गौरी शंकर के मंदिर में जाकर के अपनी पूजा पाठ कर सके, उस इशू को हल करने की बात है, ना कि मंदिर और ना मस्जिद। वहां पर असल मसला उस बैरिकेड की जगह
का है जहां पर के डिस्प्यूट तैयार किया जा रहा है, वो महीने में खुले, साल में खुले या रोज खुले। असली इशू तो जैन साहब ये है, लेकिन आपने दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश की कि ये मस्जिदी डिस्प्यूट है। मस्जिद पर किसी का डिस्प्यूट नहीं है और मस्जिद कोई डिस्प्यूट की जगह नहीं है, वो तो इबादत की जगह है। वो आप देखिए, वो डिस्प्यूट 1991 में खत्म कर दिया गया। साहब आप तो वकील हैं, आपने उस कानून को पढ़ा होगा जो 1991 में बना है। साहब अगर डिस्प्यूट ही सिर्फ इशू है तो वो केस तो 1991 से चल रहा है। आप 2021 में क्यों जागे और उस पर आपने ऑब्जेक्शन किया? आप तकरीर कर रहे थे कोर्ट के सामने, आपने अपील की हाई कोर्ट को। लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं इस शो पर। अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है और वो पूछ रहे हैं, नाविका जी मेरा सवाल असादी साहब से है। वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ज्ञानवापी में इस बात के सबूत हैं कि मूर्ति तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो इस्लाम के मुताबिक इस मस्जिद में तो मुसलमान बुत प्रस्ती कर रहे हैं, जो धर्म के मुताबिक ठीक है ही नहीं। ऐसा क्यों है? अमरीक सिंह जी, आप समझिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वहाँ भव्य मंदिर बनाया है। किस लिए बनाया है? वो भी तो श्री कृष्ण जी का मंदिर बना है। श्री कृष्ण जी के नाम पे मंदिर बन गया। अगर विवाद होता मस्जिद पे तो आप काशी विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है। काशी विश्वनाथ, सॉरी, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया है, भव्य मंदिर, बीसीओ मंदिर तोड़कर एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया है। नहीं, बीसीओ मंदिर तोड़कर भव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है। विश्वनाथ मंदिर तो हमेशा से था और उसके सामने ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये मस्जिदों की दीवारें हुआ करती हैं। ये दीवार नहीं है, आगे की है। आप इसको गलत आगे की है, पीछे की है, बाहर की है। मस्जिद अलग है, नंदी है। नंदी का मंदिर है, आप मानते हैं? नंदी जी जो है वो हमेशा शिव जी को की तरफ देखते हैं। मंदिर है वहाँ बना हुआ है, वो मस्जिद से अलग है। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं कि पंडित हैं? आप इस्लामिक स्कॉलर हैं कि पंडित हैं? लेकिन गौरव भाटिया, लगता है नंदी जी के बारे में असादी साहब ज्यादा जानते हैं, हम कम। जो बात हो रही है कम और ज्यादा जानने की बात नहीं है, बात है जो डिस्प्यूट जगह है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। आप सोचिए हिंदू कितना सहिष्णु है इस देश में। हमारे लिए तो इस मंदिर की मान्यता कितनी है सब जानते हैं। अगर मक्का मदीना, जिसकी मान्यता इनके लिए है, वहां पे मक्का मदीना की दीवार से सटा हुआ मंदिर होता, आपको लगता है यहाँ मौलाना बैठ के प्रमाण मांग रहे होते हैं? वो कानून के आदेश तो की आप बात सीख कर क्या रहे है? होते हैं, इजराइल संविधान की बात कर रहे प्रमाण होते तो गौरव जी आप सीख कर रहे हैं। इजराइल से सीख क्या है? कोई अत्याचार आप पर कर रहे हैं। वही वातावरण इजराइल का यहाँ हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। क्या अत्याचार हो गया? सादी साहब मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, क्या अत्याचार हो रहा है? आपके मन में जो आ रहा है आप बोल रहे हैं, आजादी है आपको बोलने के लिए। मामला कोर्ट में है, कोर्ट के तहत जो बात हो रही है वहाँ आप कह रहे हैं कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। चलिए पब्लिक के सवाल सुनिए। वेद प्रकाश देहरादून से और विकास लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं आज इस मुद्दे पर। आइए सुनते हैं देहरादून से और लखनऊ से ये जो सवाल आए हैं पब्लिक के। उत्तराखंड से मैं वेद प्रकाश हूं। मेरा ये सवाल है कि महज सर्वे को लेके जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, क्या ज्ञानव्यापी पे मुस्लिम समाज की पोल नहीं खुल रही है? नाम विकास शर्मा है। मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, हिंदू पक्ष की लिस्ट कहाँ खत्म होगी? लिस्ट कहाँ खत्म होगी? गौरव भाटिया जी सवाल ये है। देखिए नाविका जी, खासकर अयोध्या, काशी और मथुरा, इसके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट बता दें, ये तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थलों की तरह है, हमारी आस्था का विषय है। और कानूनी तौर पे अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि इसका निस्तारण हो तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात हुई, शायद मौलाना साहब को जानकारी ना हो, मैं मुफ्त में दे देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में
एक याचिका दायर हुई है कि ये गैर संवैधानिक है और इस पे रोक लगी हुई है। अभी मैं समझता हूं जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ना आ जाए तब तक कोई टिप्पणी मत करिए, और जो भी हिंदू समाज करेगा वो न्यायालय के तहत और संविधान के तहत ही करेगा, इतना वचन मैं आपको जरूर दे सकता हूं। गौरव जी, आप पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, आप उस पर भी कायम रहिए। आप ज्यादा बोलते हैं। कल ताजमहल की बात आ गई थी, आज कुतुब मीनार की बात आ गई जाएगी, कल जामा मस्जिद की बात आ जाएगी, परसों लाल किले की। पर आप ये तो मानेंगे, आप ये तो मानेंगे कि औरंगजेब ने कई मंदिर गिराए गए, औरंगजेब ने कई मंदिर गिराए, ये मानेंगे कि नहीं? ये मानेंगे कि नहीं? कानून के दायरे में रहिए। तो कानून तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, कानून तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, अब तो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी ना। तो हर रोज सुशील परेशान करते रहेंगे। आप परेशान मत होइए ना, आप परेशान मत होइए। आपको संविधान, हिंदुस्तान सबका है, सबको अधिकार है, वो चैन और जिंदगी गुजारे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ये मामला अयोध्या का कोर्ट में गया, 20 साल तक चला, 20-22 साल तक चला, उसके बाद उस पर फैसला आया, तब कौन सा? उसमें भी आस्था के सवाल पे आया है। हाँ, तो नहीं, आस्था का सवाल पे आया है। लैंड डिस्प्यूट नहीं, कानून के मुताबिक नहीं आया, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा यह आस्था का सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट, कानून कहाँ से रहेगा? तो सुप्रीम कोर्ट गए ना। आस्था का नहीं था, मालिकाना हक पे था, टाइटल डिस्प्यूट था। शायद आप शायद कोर्ट के ऑर्डर या नहीं, शायद कोर्ट के ऑर्डर आप सही से पढ़ते नहीं हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर जरूर हैं, पर पढ़ते नहीं है पूरी बात। सुशील त्रिपाठी रिजेक्ट हो गया और कोर्ट ने आदेश दे दिया, फिर हमें भीख में जगह क्यों दे रहे हैं आप मस्जिद बनाने के लिए? सुशील, क्योंकि हिंदुस्तान सबका देश है और अगर हार भी गए तो भी हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है, भारत माता का दिल इतना बड़ा है कि वो चाहती नहीं कि कोई रंज और कोई भी गम अपने दिल में रखे, इसलिए दिया गया। और अगर मिलने मिलाने के साथ रहने के लिए ये किया गया तो इसको भी आप समझते हैं। इस पर भी आप एग्रीमेंट कर लीजिए ना, इसमें भी समझौता कर लीजिए। जब कहा गया, मोहन भगवत जी ने कहा तो समझौता करना था, आप बाबरी मस्जिद पे था, समझौता क्या मानेंगे जब आप समझौता क्या मानेंगे जब आप कोर्ट की बात नहीं मानते? सुशील त्रिपाठी का घाटकोपर मुंबई से देश से सवाल है कि देश जब संविधान से चलता है, ये जियाई साहब ने नाविका जी आपके डिबेट में कहा, और मैं पूछता हूं उसी संविधान का दूसरा टूल कोर्ट है क्या? फिर कोर्ट ने ये कहा तो सर्वे कराओ तो कराओ, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? ये सवाल पूछ रही है जनता आपसे जियाई साहब। और संजय मिश्रा का सवाल भदोई से है, वो पूछ रहे हैं अदालत की बात बार बार ठुकराकर दूसरा पक्ष देश के संविधान के सम्मान की बात कैसे कर सकता है? इन लोगों की बात से लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्या ऐसा नहीं लगता? तो क्या आप बार बार कहते हैं संविधान पर विश्वास है, लेकिन संविधान की बात नहीं मानते, कोर्ट की बात नहीं मानते? बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोनों भाइयों को मैं जवाब देना चाहूंगा। दोनों हमारे भाई हैं, इस मुल्क के वासी हैं, हमारे भाई हैं। मैं दोनों को जवाब देना चाहूंगा और इस पर तवज्जो भी चाहूंगा आपकी कि जिस तरीके से अब कोर्ट के मानने का अधिकार है वो हमारे लिए भी है। मुझे डर इस बात से लगता है नाविका जी कि हमारे मुल्क के संविधान और कानून का उल्लंघन ना हो। अगर यही बात जो भाटिया साहब ने कहा, 1991 का जो एक्ट है ना, उसे खत्म कर दीजिए ना साहब। उसके बाद आपकी मर्जी है, जो चाहे कर ले, हम लोग कुछ करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हमारी औकात और बसात तो उतनी नहीं कि हम आपको कुछ कर सके। आपके पास ताकत है, पावर है, सत्ता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए साहब, और हर वो जगह जहां जहां आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन 1991 में जो कानून बना था उसे खत्म कर दीजिए पहले, वरना लोग ये कहेंगे ना कि हिंदुस्तान में कानून का उल्लंघन होता है, लोग ये कहेंगे ना कि कानून को कत्ल किया जाता है, लोग ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती होगी। हम नहीं चाहते हमारे मुल्क की बेइज्जती हो। उल्लंघन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उल्लंघन? गौरव भाटिया जी ने समझा दीजिए ना, क्योंकि ये मामला तो कोर्ट में है। जी मैं उत्तर दूंगा यही इसी कोर्ट के मसले को। गौरव भाटिया साहब सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। भाटिया साहब सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ लूंगा। डर इस बात से लगता है ना कि पूरी दुनिया में लोग हमें ये कहते हैं कि आपके मुल्क में इस तरीके का मामला जब होता है तो हमें तकलीफ होती है।
इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई तकलीफ ना हो और इस कानून को खत्म कर दीजिए, उसके बाद जो करना है साहब कीजिए ताकि हमारा मुल्क बदनाम ना हो। चलिए, अब डर लगने लग गया, अब मुसलमान खतरे में आ गया, अब विक्टिम कार्ड बाहर आ गया, विक्टिम कार्ड बाहर आ गया। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए जीआई साहब को। अपने लिए नहीं नाविका जी, मुल्क के लिए डरता हूँ, मुल्क की बेइज्जती से डरता हूँ, मुल्क की इज्जत खतरे में ना आए। और वहां पर जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कमिश्नर को धक्के मार रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी, तब आपको मुल्क के लिए डर नहीं लगा? आपको मुल्क के लिए डर लगता है क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर आता है। गौरव भाटिया जी जवाब दें इन्हें। मुफ्ती भाई, आपको तब डर नहीं लगता जब धर्म के नाम पे पत्थर बच्चे जो है मारते हैं सेना पे? आपको तब डर नहीं लगता जब रोहिंग्या इलीगली यहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं? आपको तब डर नहीं लगता जब एक मुस्लिम महिला को 4 जो है आप कहते हैं शादियां करूंगा 3 और महिलाओं के साथ रहो? आपको तब डर नहीं लगता जब शाहीन बाग में प्रदर्शन चलता है और 100 दिन से ज्यादा रोड को बंद किया जाता है? आपको तब डर नहीं लगता जब हमारा पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है लेकिन बाटला हाउस में आतंकवादियों के लिए आप इकट्ठे हो जाते? आपको तब डर नहीं लगता जब बुरहान वानी के जनाजे में मुसलमान पहुंच जाते हैं? भड़क गए, बिल्कुल भड़क गए, नहीं क्यों? गौरव जी बिल्कुल विक्टिम आप तो पहले तय कर लीजिए मौलाना साहब, जीआई साहब डर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डराना शुरू कर दिया, कमाल है। चलिए, अंत में हमेशा पेट्रोल ही याद आता है, अंत में पेट्रोल ही याद आता है। जब मुद्दे पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो पेट्रोल का टीना बाहर आ जाता है, पेट्रोल का कैन बाहर आ जाता है। मैं दर्शकों आपको अपना नजरिया इस पूरे मुद्दे पर बताना चाहती हूं। अयोध्या का मसला रहा हो, ज्ञानवापी का हो या मथुरा का हो, कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो आज का हो। आजाद भारत में भले कोई इसे वोट बैंक का मुद्दा कह ले, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के जमाने में भी इस पर लड़ाइयां हुई हैं, बहसें हुई हैं, कोर्ट तक मामले गए हैं। दरअसल ये आस्था के मुद्दे हैं जिनका स्थायी समाधान जरूरी है। अयोध्या मसले के हल का जो टेम्पलेट देश ने देखा है वही हर एक विवादित मुद्दे के हल का जरिया हो सकता है। इसलिए ज्ञानवापी पर कोर्ट की कार्रवाई का हर एक को समर्थन करना चाहिए। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी अहमियत है, लेकिन यह भी कानून का सवाल है जो संसद या कोर्ट के जरिए ही हल हो सकता है। लेकिन जो देश में रहता है उसे संविधान मानना होगा, और संविधान कहता है कि कोर्ट जो कहता है वही सही हुआ करता है। तो क्यों ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे नहीं होने दिया जा रहा? ये सवाल पब्लिक का है। सवाल पब्लिक का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के दूसरी तरफ न्यूज़ की पाठशाला सुशांत सिन्हा के साथ।